नमस्कार और स्वागत है एक और दिलचस्प चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करें जो अक्सर सुनाई देता है और जिस पर काफी गर्मा-गर्म बहस भी होती है। हाँ बिल्कुल। सवाल यह है कि क्या डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर संस्कृत जानते थे? एग्जैक्टली। और ये सवाल सिर्फ कोई अकादमिक दिलचस्पी का नहीं है, इसकी कई परतें हैं जो आज भी रेलेवेंट है। सही कहा। और ये हाल के दिनों में कुछ ज्यादा ही उठाए, तो आज हमने सोचा इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए और हमारे पास कुछ सोर्सेज भी हैं इस पर। हाँ, क्या क्या है हमारे पास? एक तो dhammabharat.com पर संदेश हिवाले का एक लेख है। वो अंबेडकर के संस्कृत ज्ञान के पक्ष में काफी तर्क देते हैं। अच्छा, कि ऑटोबायोग्राफी माजी आत्मकथा, उसमें इसका जिक्र है कि बचपन में वो कितनी शिद्दत से संस्कृत सीखना चाहते थे, पर सिर्फ उनकी जाति की वजह से स्कूल में उन्हें परमिशन ही नहीं मिली। सोचिए, ज्ञान के दरवाजे ही बंद कर दिए गए, उन्हें फिर मजबूरन फारसी लेनी पड़ी। हाँ, फारसी। और उसी में वो अपनी आत्मकथा में लिखते भी हैं एक जगह कि मुझे संस्कृत भाषा पर बहुत गर्व है, इसे अच्छी तरह से जानने की मेरी तीव्र इच्छा है। अब अपने प्रयासों से मैं थोड़ी संस्कृत पढ़ और समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल उस भाषा में कुशल बनने के लिए तरसता है। ये उनकी शुरू के दिनों की बात है। ये ललक और वो जो सामाजिक अन्याय था, दोनों दिखाता है। बिल्कुल। तो ये शुरुआती दौर था, लेकिन सवाल ये है कि क्या बाद में उन्होंने इस इच्छा को पूरा करने की कोशिश की? हाँ, क्या कोई पुख्ता सबूत है इसके? मैंने सुना है जब वो जर्मनी में थे 1921-30 के आसपास, तब उन्होंने संस्कृत सीखी थी, ऐसा कुछ दावा है। हाँ, ये दावा आता है सामने कि बॉन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए उन्होंने जर्मन के जरिए सिर्फ 2 महीने में संस्कृत सीख ली। 2 महीने में जर्मन के जरिए? और इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने भी लगे थे। 2 महीने में सीखकर पढ़ाना, वो भी जर्मन से संस्कृत। क्या तब उन्होंने फॉर्मली सीखने की कोशिश की? हाँ, यहाँ हमारे पास ज्यादा ठोस जानकारी है। सोर्सेज बताते हैं कि 1930 से 1942 के बीच, काफी लंबा समय है ये। हाँ, 10-12 साल। उन्होंने मुंबई में पंडित होस्केरे नागप्पा शास्त्री से बाकायदा एडवांस्ड संस्कृत सीखी। अच्छा, पंडित होस्केरे नागप्पा शास्त्री, वो तो जाने माने विद्वान थे उस जमाने के। बिल्कुल, बहुत सम्मानित संस्कृत स्कॉलर थे। मैंने कहीं पढ़ा था, शायद गोरा पर उनके पोते हैं बेलिगिरे मंजुनाथ, उन्होंने कुछ लिखा था इस बारे में। हाँ, उनका जिक्र आता है। बेलिगिरे मंजुनाथ ने लिखा है कि उन्होंने बचपन में अंबेडकर को उनके दादाजी यानी पंडित शास्त्री के साथ शुद्ध संस्कृत में बात करते देखा था। शुद्ध संस्कृत में बात? और सिर्फ पंडित शास्त्री से ही नहीं, दिल्ली में भी किसी से सीखा था उन्होंने? हाँ, दिल्ली में भी उन्होंने पंडित सोहनलाल शास्त्री से उनके घर पर ही संस्कृत की शिक्षा ली थी। तो ये तो साफ है कि उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे टीचर्स से संस्कृत सीखी। ये तो सीखने की बात हो गई। क्या कभी उन्होंने अपने इस ज्ञान का कहीं प्रदर्शन किया? कोई ऐसा वाकया है? वो 1949 वाला पार्लियामेंट का किस्सा काफी मशहूर है। अरे हाँ, वो तो कमाल का वाकया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट चल रही थी। हाँ। एक मेंबर थे पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा। उन्होंने संस्कृत में कुछ कहा और जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने भी संस्कृत में ही रिप्लाई किया। सच में? संसद में? हाँ, और बताते हैं कि सब लोग जो वहां मौजूद थे एकदम हैरान रह गए। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि अंबेडकर संस्कृत जानते होंगे, वो भी इतनी अच्छी कि बहस में जवाब दे सकें। वाह, ये तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनके फंक्शनल नॉलेज का सीधा प्रमाण हो गया। इसकी कोई रिपोर्टिंग वगैरह हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल। उस समय के कई बड़े अखबारों ने, जैसे हिंदुस्तान, द स्टेट्समैन, द हिंदू, सितंबर 1949 में इसे रिपोर्ट किया था। तो ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड है। कमाल है। पर इतनी मेहनत क्यों? इतनी व्यस्त जिंदगी, राजनीति, लेखन, उसमें संस्कृत सीखने पर इतना जोर क्यों दिया उन्होंने? क्या मकसद था? मकसद बहुत क्लियर था और उनके काम से जुड़ा हुआ था। वो जो ओरिजिनल इंडियन टेक्स्ट्स हैं, खासकर हिंदू और बुद्धिस्ट ग्रंथ, हाँ, उनको वो डायरेक्टली पढ़ना और समझना चाहते थे। वो वेस्टर्न स्कॉलर्स, खासकर जो ब्रिटिश ट्रांसलेटर्स थे, उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहते थे। अच्छा, क्यों? उन्हें लगता था कि इन ट्रांसलेशंस में बायस हो सकता है, पूर्वाग्रह, या फिर जो मूल अर्थ है वो शायद खो गया हो। वो अपनी समझ खुद बनाना चाहते थे, सीधे सोर्स से। ये बात तो एकदम लॉजिकल लगती है, खासकर जब वो उन्हीं ग्रंथों की सामाजिक मान्यताओं पर इतने तीखे सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए ओरिजिनल सोर्स तक पहुंचना उन्हें जरूरी लगा होगा। और ये चीज उनके लिखने में भी दिखती है, उनके एकेडमिक कामों में। हाँ, निश्चित रूप से दिखती है। चलिए, उनकी वो फेमस किताब लेते हैं 1946 की, हु वर द शूद्रा। हाँ, शूद्र कौन थे? हाँ, उसमें संस्कृत का इस्तेमाल कैसे हुआ? उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अंबेडकर ने ऋग्वेद के एक श्लोक में
एक शब्द आता है अनास। अनास। हाँ, उस समय के जो बड़े वेस्टर्न स्कॉलर थे, मैक्स मूलर, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था बिना नाक वाले। बिना नाक वाले। हाँ, और इसी से वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी और लोकल लोगों के फिजिकल फीचर्स की बात बनती थी। अंबेडकर ने इस ट्रांसलेशन को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? अंबेडकर की क्या व्याख्या थी? अंबेडकर ने 14वीं सदी के जो महान भारतीय भाष्यकार थे सायणाचार्य, हाँ, सायणाचार्य, उनके संस्कृत भाष्य को पढ़ा, उसका अध्ययन किया और तर्क दिया कि अनास का सही मतलब बिना वाणी वाले या अस्पष्ट वाणी वाले हैं, न कि बिना नाक वाले। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ दूसरों के ट्रांसलेशन पे डिपेंडेंट नहीं थे, वो ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट और उसकी जो इंडियन इंटरप्रिटेशन है उसे समझकर अपना एनालिसिस दे रहे थे और यूरोपियन मतों को चैलेंज कर रहे थे। और इसी किताब की प्रस्तावना में, इंट्रोडक्शन में, वो लाइन भी है जिसका जिक्र उनके आलोचक बहुत करते हैं। हाँ, वही लाइन कि मैं संस्कृत भाषा पर महारत, मास्टरी का दावा नहीं कर सकता। इसी को पकड़ लेते हैं लोग। बिल्कुल, इसी को पकड़कर कई लोग कहते हैं कि देखो जी, उन्होंने तो खुद माना है कि उन्हें संस्कृत नहीं आती थी। लेकिन हमें इस लाइन को पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। इस पर हम थोड़ी देर में और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। ठीक है। पर उसी प्रस्तावना में वो एक और बात लिखते हैं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। क्या? वो प्रोफेसर आर.एल. कांगले का शुक्रिया अदा करते हैं। किस लिए? इसलिए कि प्रो कांगले ने किताब में जो संस्कृत श्लोक थे उनके अंबेडकर के अपने किए हुए अनुवादों, हिज ओन ट्रांसलेशंस को चेक किया था। एक मिनट, अंबेडकर के अपने अनुवादों को? मतलब ट्रांसलेशन अंबेडकर ने खुद किए थे? हाँ, वाक्य यही कहता है, हिज ओन ट्रांसलेशंस। प्रो कांगले ने सिर्फ उन्हें वेरीफाई किया, जांचा। ये तो बहुत अहम जानकारी है। ये तो सीधा सीधा उनके एक्टिवली संस्कृत इस्तेमाल करने का सबूत हुआ। बिल्कुल, ये उनकी ट्रांसलेशन की क्षमता दिखाता है। फिर उनकी एक और महत्वपूर्ण किताब है रिडल्स इन हिंदुइज्म, जो उनके निधन के बाद छपी। हिंदू धर्म की पहेलियां, उसमें भी संस्कृत है? उसमें तो और भी ज्यादा। इस किताब में मनुस्मृति, वेद और दूसरे हिंदू ग्रंथों से ढेरों संस्कृत कोटेशंस हैं, भरे पड़े हैं। अच्छा। और खास बात यह है कि अंबेडकर ने इन श्लोकों के अपने ओरिजिनल इंग्लिश ट्रांसलेशंस दिए हैं, ऐसे ट्रांसलेशंस जो आपको कहीं और रेडिली नहीं मिलेंगे। मतलब उनके खुद के मौलिक अनुवाद। हाँ, ये उनके इंडिपेंडेंटली संस्कृत समझने, इंटरप्रेट करने और ट्रांसलेट करने की क्षमता का एक और पुख्ता प्रमाण है। इस पर प्रफुल्ल गढ़पाल की एक किताब भी आई थी 2014 में, संस्कृताभिमानी डॉक्टर अंबेडकर। उसमें भी उनके संस्कृत प्रेम और ज्ञान पर काफी विस्तार से लिखा गया है। तो ये सारे उदाहरण पंडितों से सीखना, संसद वाला किस्सा, उनकी किताबों में ओरिजिनल संस्कृत का इस्तेमाल, खुद के ट्रांसलेशन, ये सब तो इशारा करते हैं कि उन्हें संस्कृत का ज्ञान था। पर था? हाँ, लगता तो यही है। तो फिर ये बहस बार बार खड़ी क्यों होती है? हाल फिलहाल में ये मामला क्यों गरमाया इतना? इसका एक तात्कालिक कारण बना 2019 में आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत का एक बयान। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी के उसी शुरुआती हिस्से का जिक्र किया था जहां अंबेडकर ने संस्कृत न सीख पाने का अफसोस जताया था। हाँ, वो बचपन वाली बात। तो भागवत जी ने कहा कि अंबेडकर को संस्कृत सीखने का मौका नहीं मिला और उन्हें वेस्टर्न ट्रांसलेशंस पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन ये तो अधूरी बात हुई ना? ये तो सिर्फ उनके शुरू के स्ट्रगल की बात थी। बाद में जो उन्होंने सीखा उसका जिक्र कहाँ है इसमें? सही कहा। क्रिटिक्स का यही कहना है कि ये बयान अंबेडकर की जिंदगी के बाद के इम्पोर्टेंट फेज को, उनकी फॉर्मल संस्कृत स्टडीज को और उनके लेखन में उसके इस्तेमाल को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। और भी लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। हाँ, और भी क्रिटिक्स हैं, जैसे गुरु रामभद्राचार्य जी का भी एक बयान आया था, शायद हाल ही का हो, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अंबेडकर को संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं था। अच्छा। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रेडिट, क्वोरा या कुछ आर्टिकल्स में भी, जैसे वो प्रज्ञानता का 2021 का लेख था, आर यू सीरियस डॉक्टर अंबेडकर, ये तर्क दिया जाता है कि वो तो पूरी तरह जॉन मुअर जैसे वेस्टर्न स्कॉलर्स के ट्रांसलेशन पे ही डिपेंडेंट थे। यहीं पर वो मास्टरी वाली बात फिर से घूम कर आ जाती है। अंबेडकर ने खुद ऐसा क्यों लिखा कि मैं संस्कृत भाषा पर महारत का दावा नहीं कर सकता? अगर जानते थे तो ऐसा क्यों कहा? यही हमें थोड़ा रुक कर शब्दों के पीछे का इरादा और उस समय का जो माहौल था उसे समझना होगा। हाँ। इसे सीधे सीधे ये मान लेना कि उन्होंने अपनी अज्ञानता स्वीकार कर ली, ये शायद सही इंटरप्रिटेशन ना हो। इसे एक तरह की सार्कास्टिक ह्यूमिलिटी कह सकते हैं, व्यंग्यात्मक विनम्रता। व्यंग्यात्मक विनम्रता, ये क्या मतलब हुआ? थोड़ा और समझाइए। देखिए, उसी प्रस्तावना में अंबेडकर आगे क्या लिखते हैं।
वो कहते हैं कि इस विषय पर लिखने के लिए, यानी शूद्रों की उत्पत्ति पर 15 साल की स्टडी, भले ही वो ट्रांसलेशंस के जरिए ही की गई हो, उनके जैसे एवरेज इंटेलिजेंस वाले इंसान के लिए काफी है। एक मिनट, डॉक्टर अंबेडकर जैसे ब्रिलियंट स्कॉलर खुद को एवरेज इंटेलिजेंस वाला कह रहे हैं? हाँ, क्या ये सीधी बात लगती है आपको? ये साफ तौर पर सार्काज़म है, व्यंग्य है। हाँ, ये तो व्यंग्य ही लग रहा है। और फिर वो ये भी लिखते हैं कि संस्कृत ज्ञान की कमी दूसरों के लिए उनके विषय को समझने में रुकावट नहीं बननी चाहिए। हाँ, वो लाइन है, द वांट ऑफ नॉलेज ऑफ संस्कृत नीड नॉट देयरफॉर बी अ बार टू माय हैंडलिंग अ थीम सच एज द प्रेजेंट। बिल्कुल। इसका एक पॉसिबल मतलब ये भी निकाला जा सकता है, और कई स्कॉलर्स निकालते हैं, कि आपकी संस्कृत की अज्ञानता, यानी पढ़ने वाले या आलोचक की, मुझे ये टॉपिक हैंडल करने से नहीं रोक सकती। अच्छा, मतलब वो ये नहीं कह रहे कि मुझे संस्कृत नहीं आती, बल्कि ये कि अगर आपको नहीं आती तो भी आप मेरे तर्क समझ सकते हैं, मेरे तरफ से कोई कमी नहीं है। एग्जैक्टली, ये एक इंटरप्रिटेशन है। और फिर उन्होंने अलेक्जेंडर पोप की वो फेमस लाइन भी कोट की है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। हाँ, मूर्ख वहां दौड़ पड़ते हैं जहां देवदूत जाने से डरते हैं। इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसके जरिए कह रहे थे कि जब एंजल्स, यानी जो एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल संस्कृत पंडित हैं, वो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति जैसे मुश्किल और कंट्रोवर्शियल सवालों पर सच बोलने से हिचक रहे हैं, या शायद जानबूझकर चुप हैं, हाँ, तो फिर फूल्स यानी समाज की नजर में वो खुद को ये काम करना पड़ेगा। ये अपनी अज्ञानता बताना नहीं है, ये उस समय के एकेडमिक और सामाजिक माहौल पर, ज्ञान पर कुछ खास वर्गों की जो मोनोपोली थी, उस पर एक तीखा कमेंट है। अहे, ये व्याख्या तो इस पूरी लाइन को बिल्कुल अलग तरह से पेश करती है। जो एक सीधी सादी विनम्रता दिखती है, वो असल में सिस्टम पर एक सवाल है। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि शायद इंग्लिश ओरिजिनल के मुकाबले हिंदी ट्रांसलेशन में ये जो सार्काज़म है, ये जो बारीकियां हैं, वो थोड़ी खो जाती हैं। हाँ, ये मुमकिन है। सार्काज़म और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का ट्रांसलेशन हमेशा मुश्किल होता है, तो ओरिजिनल इंग्लिश और पूरे पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट समझना ज्यादा जरूरी है, बजाय सिर्फ एक लाइन को आइसोलेशन में देखने के। बिल्कुल। तो इस तर्क का क्या जवाब है कि वो वेस्टर्न ट्रांसलेशंस पर निर्भर थे? इसका सबसे बड़ा जवाब तो उनके अपने काम ने है। जैसा हमने वो अनास वाले उदाहरण में देखा, उन्होंने सिर्फ मैक्स मूलर जैसे बड़े वेस्टर्न स्कॉलर के ट्रांसलेशन को चैलेंज ही नहीं किया, हाँ, बल्कि सायनाचार्य के ओरिजिनल संस्कृत भाष्य के आधार पर उसे रिजेक्ट किया। उनका अपना मौलिक अनुवाद पेश करना और दूसरों के अनुवादों की आलोचना करना, ये सीधे संस्कृत टेक्स्ट के साथ उनकी डीप इंगेजमेंट को दिखाता है, ये डिपेंडेंसी को नहीं दिखाता। तो फिर से वाली बात आ गई, मास्टरी और फंक्शनल नॉलेज का फर्क। हाँ, निचोड़ यही निकलता है। इस पूरी बहस को देखते हुए क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल एंगल भी लगता है? यह सवाल सिर्फ भाषा के ज्ञान का है या कुछ और भी है? निश्चित तौर पर एक आइडियोलॉजिकल एंगल है इसमें। अक्सर ये आलोचनाएं या उनके ज्ञान पर जो शक जताया जाता है, वो इसलिए होता है ताकि हिंदू धर्म ग्रंथों में जो जाति व्यवस्था है या दूसरे सामाजिक मुद्दे हैं, उन पर अंबेडकर की जो तीखी और स्कॉलरली क्रिटिक है, उसे कमजोर किया जा सके। हाँ, याद है उन्होंने 1927 में महाड़ में मनुस्मृति जलाई थी। बिल्कुल। तो अगर ये साबित कर दिया जाए कि अरे उन्हें तो संस्कृत आती ही नहीं थी, तो फिर उनकी वो सारी आलोचनाएं जो वो ओरिजिनल टेक्स्ट के आधार पर कर रहे थे, उनको ये कहकर खारिज किया जा सकता है कि ये तो बिना जाने समझे बोल रहे थे। ठीक, यही बात है। ये उनके विचारों को, उनकी इंटेलेक्चुअल लेगेसी को और सोशल जस्टिस का जो पूरा डिस्कोर्स उन्होंने खड़ा किया, उससे चैलेंज करने का एक तरीका बन जाता है। ये बहस फिर सिर्फ भाषा के ज्ञान की नहीं रह जाती, ये उनके पूरे काम की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाने की कोशिश बन जाती है। ठीक है। तो आज की इस पूरी बातचीत और इन सोर्सेज के एनालिसिस के बाद अगर मैं सम अप करना हूं तो मुख्य बातें क्या होंगी? देखिए, अगर हम सारे उपलब्ध सबूतों को निष्पक्ष होकर देखें, उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखी इच्छा, जाने माने पंडितों से ली गई फॉर्मल ट्रेनिंग, पार्लियामेंट में संस्कृत में जवाब देने की घटना, और सबसे अहम उनके अपने एकेडमिक कामों में संस्कृत श्लोकों का सीधा इस्तेमाल, एनालिसिस और ओरिजिनल ट्रांसलेशन, ये सब मिलकर एक ही तस्वीर बनाते हैं। और वो तस्वीर ये है कि डॉक्टर अंबेडकर के पास संस्कृत का एक सॉलिड ज्ञान था, ऐसा ज्ञान जो उन्हें ओरिजिनल धर्म ग्रंथों तक सीधे पहुंचने, उन्हें समझने और उनकी क्रिटिकल व्याख्या करने में पूरी तरह सक्षम बनाता था। उसे लिटरल सेंस में अज्ञानता मानने के बजाय उस समय के सोशो एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में एक विनम्र लेकिन तीखे व्यंग्य के तौर पर, और ज्ञान पर जो मोनोपोली थी
उसे चैलेंज करने वाले एक स्टेटमेंट के रूप में देखना ज्यादा सही लगता है। और आखिर में ये साफ है कि उनके संस्कृत ज्ञान पर जो बहस होती है वो अक्सर भाषा के ज्ञान से कहीं ज्यादा एक बड़े आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा होती है। बिल्कुल, ये बहस हमें दिखाती है कि कैसे किसी व्यक्ति के ज्ञान पर सवाल उठाकर, खासकर तब जब वो व्यक्ति एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स और पास्ट स्ट्रक्चर्स को चैलेंज कर रहा हो, उसके विचारों और उसके असर को कम करने की कोशिश की जाती है। तो आज की ये चर्चा हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है जिन पर हम सब सोच सकते हैं कि हम किसी ऐतिहासिक हस्ती, खासकर ऐसे विद्रोही विचारक के ज्ञान और विशेषज्ञता को कैसे आंकते हैं। ज्ञान तक पहुंच, भाषा पर कंट्रोल और सामाजिक शक्ति, इनके बीच आखिर रिश्ता क्या है? और क्या वाकई किसी के ज्ञान पर सवाल उठाना असल में उसके विचारों को ही कमजोर करने का एक हथियार बन जाता है? ये कुछ नुक्ते हैं जिन पर आगे सोचा जा सकता है।